लोकसभा चुनावों के नतीजे जो आए हैं वो बीजेपी के पक्ष में गए हैं। और अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो 46-24 का रेशियो रहा है। 24 आम आदमी पार्टी के पक्ष में गई हैं सीटें और 46 बीजेपी के पक्ष में। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है और ये अपने आप में कांग्रेस के लिए लानत भरी बात है, क्योंकि राहुल गांधी ने एक दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गड़बड़ी की आशंका जता दी थी, यानी कि वही अपने पुराने ढर्रे पर कांग्रेस चलती हुई नजर आई है। यहाँ तक कि अवधेश प्रसाद को मैं सुन रही थी, अभिषेक, मिल्कीपुर चुनावों के रुझान भी नहीं आए थे, उससे पहले उनका बयान आ गया था कि बीजेपी बेईमानी करती है। मतलब आप लोग पहले से प्रिपेयर हो गए थे, इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं। लेकिन हम फोकस करेंगे दिल्ली चुनावों पर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच क्लोज फाइट बताई जा रही थी, लेकिन ये फाइट उस वक्त थोड़ा सा लोगों के लिए कंफ्यूजिंग वाली स्थिति बन गई जब एग्जिट पोल्स आए। उसके बाद फिर हमने याद किया महाराष्ट्र और हरियाणा वाला चुनाव, हमें लगा यार वहां पर तो एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। लेकिन इन सब के बीच एक चीज पर लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, आरएसएस की भूमिका दिल्ली में क्या रही है। क्योंकि भाई आप हरियाणा ले लीजिए, आप किसी भी राज्य का चुनाव ले लीजिए, आप देश का चुनाव ले लीजिए, जब हम बीजेपी की जीत देखते हैं तो हम उसके पीछे बैकफुट पर या बैकबोन के तौर पर हम आरएसएस को देखते हैं। दिल्ली में अभी तक तो कोई चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन मेहनत आरएसएस ने की है। देखिए नम्रता, 1993 के इलेक्शन में पहुंचे सबसे पहले, जब दिल्ली विधानसभा का पहला चुनाव हुआ, बीजेपी ने जीत दर्ज की। उसके बाद से अगर आप एक ट्रेंड देखेंगे, वो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, 38 से 40%, 38-40% वोट बीजेपी का अपना पैट वोट है। इतने वोट से बीजेपी सरकार नहीं बना सकती, बल्कि 46, 47, 48, 49, 50 परसेंट वोट चाहिए होता है किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए। वहां तक बीजेपी नहीं पहुंच पाती है। 2024 का जो चुनाव हुआ लोकसभा चुनाव, उसमें और 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, लगभग 15% वोटों का अंतर रहा। 15% वोट विधानसभा में केजरीवाल की तरफ खिसक जाता है, वही 15% वोट आ जाता है आपको लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ। लेकिन इस बार ये शिफ्ट कम हुआ, 4.5% कांग्रेस को वोट मिला था 2020 के चुनाव में, और इस बार बीजेपी ये चाह रही थी कि कांग्रेस थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन कर दे। 2-4% भी वोट अगर कांग्रेस पार्टी ले आए तो जो क्लोज फाइटिंग वाली सीटें हैं वहां हमारी दाल गल जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 का जैसे ही हुआ, उसके बाद तुरंत कुछ हर सीट पर लगभग 2-2 पर्यवेक्षक आरएसएस ने तैनात कर दिए थे। वो ऐसे लोग थे जो सुबह में अपना काम धंधा करते थे, व्यापार करते थे, लेकिन शाम में जाकर लोगों के बीच बैठते थे। आम आदमी पार्टी का एक सरकार चला रही थी 10 साल से, कोर वोटर भी था और कार्यकर्ता भी थे, वो लोगों के बीच रहते थे। लेकिन बीजेपी के पास ऐसे लोग नहीं थे जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उन्हें वोट देने वाले लोग हैं। उन्हें अगर कोई समस्या होती है तो वो किसके पास जाए। बीजेपी लगभग इनएक्टिव रहती थी 5 साल, वो या तो लोकसभा चुनाव में थोड़ा बहुत 6-7 महीने का जो अंतर होता है, इस पीरियड में ही वो एक्टिव होती थी। लेकिन इस बार ये कमान संभाली आरएसएस ने, ठीक वैसे ही जिस तरीके से लगभग 20,000 सभाएं हरियाणा में की गई, छोटी छोटी, जिस तरीके से लगभग 64,000 सभाओं का आंकड़ा दिया जाता है महाराष्ट्र में आरएसएस के द्वारा की गई। वहां 10 आदमी बैठे हो, 5 आदमी बैठे हो, और आरएसएस वोट नहीं मांगता है। आरएसएस नहीं कहता कि आप बीजेपी को वोट करिए। आरएसएस बताया कि पिछली सरकार ने क्या किया और अगर आपके भविष्य के लिए क्या बेहतर हो सकता है। ठीक ऐसा ही आरएसएस के नेताओं ने झुग्गी झोपड़ी में जाकर प्रवास किया। और नम्रता, जब मैं खुद लास्ट में 1 तारीख से और लगभग 3, 4, 5 तारीख तक दिल्ली में मैं रहा, ग्राउंड पर मैं रहा, तो मैंने झुग्गियों की जो हालत वहां देखी, मैं मतलब उन तस्वीरों को अब तक अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूँ। 4-5 फीट का एक कमरा जिसमें एक बेड पड़ा है, उसमें माँ बाप और 2 बच्चे रह रहे हैं। वहीं खाना भी है, पीना भी है, नहाना भी है, सोना भी है, सब कुछ काम करना है उस ही एक झोपड़पट्टी में। कहीं कहीं छत भी नहीं है, 3 शेड पड़े, बहुत बुरे हालात में लोग वहाँ हैं। लेकिन शायद पिछली सरकार भी 10 साल में झुग्गी झोपड़ियों के लिए वो काम नहीं कर पाई है। और दिल्ली में जो आंकड़ा हरियाणा में 20,000 सभाओं का है, 64,000 सभाओं का महाराष्ट्र में है, वो आंकड़ा नम्रता 11,000 सभाओं का है दिल्ली में। छोटे छोटे पॉकेट्स में वो लोग गए, लोगों के बीच रहे, उन्हें एहसास दिलाया कि नहीं, हम आप ही के बीच के लोग हैं। उन्हें एहसास दिलाया कि कम से कम एक साफ हवा और साफ पानी हर एक आदमी का अधिकार है। वो वोट किसी को भी दे, राजनीतिक पार्टी से अलग, वो वोट उसका अगर नहीं भी है तो साफ पानी और साफ हवा सबको मिलनी चाहिए। अभी किसी देश के राजनीतिक थे, मैं नाम मुझे थोड़ा दिमाग से उतर रहा है, वो पॉडकास्ट में बैठे थे दिल्ली में, और वो पॉडकास्ट बीच में छोड़कर चले जाते हैं ये कहकर कि दिल्ली की जो हवा है बहुत ज़्यादा जहरीली है। मैं सिगरेट नहीं पीता, उसके बावजूद भी लगभग 3.5 सिगरेट जितना धुआं मेरे अंदर चला जाता है। एक टीम थी, खिलाड़ियों की किस गेम की टीम थी, वो दिल्ली में मैच खेलने के लिए आई थी, बिना मैच खेले वो वापस चली गई। इस तरीके का गैस चैम्बर दिल्ली बनी हुई है। तो आरएसएस ने 11,000 जो सभाएं की, उसमें यही लोगों को बताया कि साफ पानी
और साफ हवा आपका अधिकार है। आप वोट किसी को दें या ना दें, घर आपके पास है, झोपड़पट्टी में, झुग्गी में है, आप खाना कैसा खा रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन साफ पानी और साफ हवा जो कुदरत ने दिया है वो सबका अधिकार है। यमुना एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। यमुना जिस तरीके से गंदी रही, नहीं साफ कर पाए अरविंद केजरीवाल, नहीं डुबकी लगा पाए, वो चीज़ें जाकर लोगों के बीच झुग्गी झोपड़ियों में क्यों प्रचारित की, लोगों को बताया। और सबसे बड़ी बात जो डेंट लगा अरविंद केजरीवाल की छवि पर, भाई आप भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आए थे, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों में आप जेल गए। आप सबसे बड़े आम आदमी पार्टी के नेता, नंबर 2 आपके जेल चले गए, नंबर 3 आपके जेल चले गए, सत्येंद्र जैन और आपका राज्यसभा सांसद। ये सेटबैक गया लोगों के जहन में, लेकिन वापस से हाँ बहुत सारे आरएसएस ने वो अंतर जो 40% से 50% तक का अंतर, जो 10% मार्जिन था, 40% तो वोट बीजेपी लेकर आती है, वो जो 10% अंतर है वोटों का, जो 10% सरकार बनाने के लिए चाहिए, उसे आरएसएस लाने में कामयाब रहा अब तक के जो नतीजे थे। एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब हरियाणा में ये कह लीजिए एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए, तो फिर सब लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया कि कहां पे बीजेपी ने मात दी है दूसरी पार्टियों को। अगर बात दिल्ली की करें, दोनों तीनों जगहों पर एक चीज कॉमन रही, आरएसएस काम तो करता है लेकिन साइलेंटली काम करता है। किसी को वो कहते हैं ना कि आपका बाएं हाथ ऐसा काम करे कि दाएं को पता नहीं चलना चाहिए, आरएसएस का ये वाला फैक्टर है, चुपचाप आता है, जिताकर चला। देखिए मोहन भागवत भी अगर माइक पर या कैमरे पर आएंगे तो या तो उनका कोई प्रवास होगा या उनका कोई वार्षिक संगठन का कार्यक्रम होगा, तब वो माइक पर आएंगे। वो आरएसएस में वही लोग जाते हैं जिन्हें एक तो कैमरा नहीं चाहिए होता है और समाज के लिए काम करना होता है। आरएसएस की एक लाइन है, जो जितना भी मैंने आरएसएस को किताबों में पढ़ा है या फिर देखा है, कि आरएसएस चरित्र निर्माण करता है, किसी भी व्यक्ति का चरित्र निर्माण करता है। और अगर आप जब चरित्र निर्माण करेंगे तो देश के जो चरित्र का निर्माण है वो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। और चरित्र का निर्माण मुझे नहीं लगता कि हा हुल्ला करके होता है। हा हुल्ला करने का काम राजनीतिक पार्टियों का है, वो बीजेपी कर ही रही है, तमाम तरीके के आरोप लगी रहे हैं। और आरएसएस को साइडलाइन करना या फिर आरएसएस की ताकत का अंदाजा, जेपी नड्डा का वो बयान आपको याद होगा कि हम आरएसएस से बड़े हो चुके हैं, आरएसएस अब हमसे छोटा है, हम सक्षम है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद तवज्जो आरएसएस को दी गई है जितनी मिलनी चाहिए थी। और आरएसएस की जो कार्यशैली है काम करने की, उस कार्यशैली में आरएसएस ने काम करके दिखाया है। और नतीजे आपको 3 राज्यों में, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में आपको दिखाए हैं देकर। आरएसएस की क्या भूमिका रही और किस तरीके से भूमिका उन्होंने क्रिएट की और बीजेपी के लिए बैकबोन का काम किया है, वो आपने समझा आंकड़ों के साथ। शुक्रिया ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।